महिला आरक्षण बिल पर 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र हो रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने एक लेख के जरिए महिलाओं को 33% आरक्षण की जरूरत को देश के सामने रखा। उन्होंने कहा कि संसद का फैसला महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा, लोकसभा और विधानसभाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा। पीएम मोदी का मकसद 33% आरक्षण को 2029 तक हकीकत बनाना है, लेकिन विपक्ष सरकार की जल्दबाजी पर सवाल खड़े कर रहा है, इसे चुनावी फायदों से जोड़ रहा है। भले ही बीजेपी का कहना है कि महिला आरक्षण से महिला नेतृत्व, विकास, विकसित भारत 2047 के विजन में उसकी भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन जानकारों का मानना है कि बीजेपी इस बिल के जरिए 2029 में विपक्ष का सुपड़ा साफ कर सकती है। लेकिन सबसे पहले बात पीएम मोदी के लेख की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 33% महिला आरक्षण से 21वीं सदी की विकास यात्रा में भारत एक अहम और ऐतिहासिक क्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए महिलाओं को साथ ले रहे हैं। यह ऐसा अवसर है जिसमें महिलाएं समानता, समावेश और जन भागीदारी के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक रूप में सामने आएगी। उन्होंने लिखा है कि इसके लिए हमारी संसद एक अहम दायित्व निभाने जा रही है। बस एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जो हमारे लोकतंत्र में महिलाओं को व्यापक और ज़्यादा प्रतिनिधित्व देगा। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से लोकतंत्र ज़्यादा संवेदनशील और संतुलित होगा। पीएम ने लिखा है कि इससे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना इसके महत्व को कम करके आंकना होगा। पिछले 11 सालों में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया। पीएम ने जोर देकर कहा कि जब महिलाएं प्रशासन चलाने और प्रशासनिक निर्णयों में हिस्सा लेती हैं तो उनका अनुभव और विजन बहुत काम आता है। इससे क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में सुधार भी होता है। पीएम मोदी ने सितंबर 2023 में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए कहा कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा कि भारत ने यह संकल्प लिया है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है, जिसमें राष्ट्र के विकास में अपनी मातृशक्ति, अपनी नारी शक्ति की पूरी ताकत को शामिल करना होगा। भारत ने तय किया है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। अब इसके सियासी मायने को समझाते हैं। पहले सरकार महिला शक्ति वंदन विधेयक को 2029 में लाने पर विचार कर रही थी। सरकार का तर्क था कि इसे नए परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त देश में जनगणना की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अब सरकार नए परिसीमन के बजाय 2011 की जनसंख्या को आधार बनाकर महिला रिजर्वेशन को लागू करना चाहती है, जिसके लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को सदन की विशेष बैठक बुलाई गई है। इस पर सियासी हलचल बढ़ गई है। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि महिला आरक्षण बिल पीएम मोदी के संकल्प को दिखाता है। इससे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। लिहाजा राजनीतिक दल इस बिल को पारित कराने में अपना सहयोग करें। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की महिला शक्ति के सशक्तिकरण हेतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा युगांतकारी निर्णय लेकर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई दिशा दी है। यह कदम केवल कानूनी नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, उनकी राजनीतिक सामाजिक सहभागिता का ऐतिहासिक संकल्प है। 2029 के जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, उसमें दशकों से
जो अपेक्षाएं महिला मतदाताओं की थी, जिस बिल को 16 तारीख के विस्तारित सत्र में लाया जाना है और हमें उम्मीद है सभी राजनीतिक दल बगैर किसी पूर्वाग्रह के इस बिल को पारित कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। आपको बता दें कि 2029 में लोकसभा और 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष को लग रहा है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने से उनका खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि देश की आधी आबादी को मौका मिलने से उनका सियासी गणित फेल हो सकता है। लिहाजा विपक्ष केंद्र सरकार पर जल्दबाजी और 30 महीने तक बिल को अटकाने का आरोप लगा रही है। इतना ही नहीं, कोटा में कोटा का मसला उठाकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हम जैसी पार्टियों ने आपको आगाह किया था कि कोटा विद इन कोटा करिए, ताकि जो इंद्रधनुषी चरित्र है, जो मंशा है, उसका रेनबो स्वरूप हम देख पाए। लेकिन 30 महीने जाया क्यों किए, उस लेख में इसका भी जिक्र होना चाहिए था। लेकिन महिला आरक्षण बिल के इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। 1992-93 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के जरिए पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू हुआ था। इसके बाद 1996 में HD देवेगौड़ा सरकार ने इस बिल को पेश किया। बिल को सदन के पटल पर रखा गया, लेकिन विरोध के कारण पास नहीं हो सका। फिर 1998 में बिल को वाजपेयी सरकार ने लाया, लेकिन उस वक्त भी बात नहीं बनी। इसी तरह 1999, 2003, 2004 और 2009 में बिल के पक्ष में माहौल नहीं बन सका, लिहाजा यह विधेयक पास नहीं हो सका। संसद में हमेशा बिल को समर्थन नहीं मिला। ऐसे में सवाल है कि मोदी का नारी कार्ड विपक्ष के लिए कितना कठिन हो सकता है। अगर स्पेशल सेशन में बिल पास होता है तो लोकसभा और विधानसभा सीटों की वर्तमान संख्या में 50% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी। बढ़ी हुई संख्या का 1/3 यानी 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। लिहाजा सरकार के मिशन 2029 की तैयारी में नारी शक्ति विपक्ष पर भारी पड़ सकती है। Should be made open to public. That is my fundamental demand. Second, whenever you are passing this bill in the parliament, the OBC women subquota should be a part of it. Now, if you do not include the OBC women, then there is no purpose. Again, the same thing will be repeated. तो अब मैं आपको यह समझाता हूं कि इस बिल को विशेष सत्र में क्यों पास कराया जा रहा है। आपको पता है पहले क्या प्रक्रिया थी? पहले ये प्रक्रिया थी कि पहले जनसंख्या होगी, जनसंख्या के आंकड़े आएंगे, उस आंकड़ों को जो है जनसंख्या का जो आयोग है वो देश के सामने रखेगा। उसके बाद सरकार एक परिसीमन आयोग बनाएगी। परिसीमन में ये तय होगा कि कहां कहां सीटों की संख्या बढ़ेगी। सरकार का यह मानना था कि ये सब करने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। तो 2029 का चुनाव भी निकल जाएगा, 2034 का भी निकल जाएगा और ये जाकर 2039 तक इसका पूरा खाका तैयार हो पाएगा। अगर 2021 की जनगणना के हिसाब से अगर इसको बनाना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि महिला आरक्षण हमने सदन के सामने न केवल रखा था, बल्कि हमने ये कहा था कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। और महिला प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा वोट बैंक है। तो इसी वोट बैंक को अधिकार देने के लिए, इसी बोर्ड को विधायी ताकत देने के लिए अब इसके लिए स्पेशल सेशन लाया जा रहा है, ताकि इसे परिसीमन से डीलिंग करके 2011 की जनसंख्या के आधार पर नई सीटों का गठन हो सके। और ये सब करा जाएगा 2029 से पहले। क्या उससे पहले विधानसभा में भी हो जाएगा? इसकी जो संभावना है, इसकी जो फिजिबिलिटी है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम तलाश रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नेहा शालिनी दुआ, नेता है बीजेपी की। मेरे साथ कंचना यादव हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आसमा तस्लीम है, वो कांग्रेस की प्रवक्ता है। कंचना, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मुझे बताइए कि अब 16, 17, 18 स्पेशल सेशन भी आ गया है, ये पास होने जा रहा है। पास होने के बाद जो है 2029 में बड़ी हुई संख्या के साथ पार्लियामेंट का चुनाव होगा। बीजेपी से मास्टर स्ट्रोक कह रही है, आप क्या मानती हैं?
देखिए दीपक जी, आपने अपने शुरुआती संबोधन में कहा था कि यह मोदी की एक चाल है, कितना विपक्ष पे भारी पड़ेगा। आपने शब्द बहुत सही चूज किया था, चाल है। और सबसे पहले कि अगर अब बिल पास होने जा रहा है तो 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में यह बिल पास हो चुका है और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में यह बिल पास हो चुका है। तो अब स्पेशल बिल किस बात के लिए पास हो रहा है? क्या इसमें कोई संशोधन हुआ है? किस बात का और कौन सा बिल फिर से पास हो रहा है? और दूसरा अहम सवाल, नहीं, ताकि आपने दो कंचना बातें इसको कही। डिलिमिटेशन, इसको जनसंख्या और डिलिमिटेशन से इसका लिंक हटाया जा सके और 2011 की जनगणना के आधार पर सीटें तय की जा सके, 2021 के आधार पर नहीं, ये चाहती है सरकार। दीपक जी बिल्कुल, अब यही हम उसी पर आ रहे थे। दो बातें आपने मुख्यतः कही। पहला कि अपोजिशन कह रहा है कि इस बिल को इतना जल्दी हड़बड़ी में क्यों है, और दूसरा कह रहे हैं कि अपोजिशन कह रहा है कि 30 महीने तक लटकाए क्यों। भाई सवाल तो वहीं उठता है ना दीपक जी, जब 20 सितंबर और 21 सितंबर को यह बिल पास हुआ और सबने इसके फेवर में वोट किया कि यह संशोधन मांगते हुए को ओबीसी महिलाओं को इसमें ऐड किया जाए, उनके लिए संशोधन किया जाए, तो आपने इस बिल को 2029 तक क्यों लटकाया? आपने कहा कि जो परिसीमन होगा, जो नया हमारा जनसंख्या जो गणना होगी, हालांकि हम लोग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, तो वो जनगणना नहीं होकर आप अगर 2011 पे ही करना था तो आप 2023 में कर देते। 2024 का लोकसभा सामने था, 2024 के लोकसभा में ही आज 33%, मिनिमम 33% महिलाएं आज पार्लियामेंट में होती, चाहे वो लोकसभा होता। और हमारी कई और मांगे थी कि ये लोकसभा के लिए है, यह जो है विधानसभा के लिए है, लेकिन यह राज्यसभा के लिए नहीं है, यह विधान परिषद के लिए नहीं है। तो ये हमारी मांगों को इंक्लूड नहीं किया गया इसमें। और 2024 जब 23 में पास हो रहा था तो 23 में पास करके 24 में क्यों नहीं इसको लगा दिया गया? उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ, उसके बाद 4 अन्य राज्यों का चुनाव हुआ। आज हर विधानसभा में, हर राज्यों में 33% से ऊपर महिलाएं होती। इसका साफ मतलब है, जो आपने कहा कि यह मोदी जी की एक चाल है, चाल नहीं है, हम इसको चाल भी नहीं कहेंगे, हम मोदी जी का एक धोखा कहेंगे। और वैसा धोखा जो कह रहे हैं कि बिल पास हो गया लेकिन 29 तक लागू होगा। आप हमें एक बिल बता दीजिए दीपक जी, जो पास होकर इतने लंबे वर्षों तक टिका हो और उसको रोक दिया गया हो। बिल पास हो गया हो लेकिन, और सबने उसके लिए वोट किया हो, अपोजिशन ने वोट किया। कौन सी ऐसी पार्टी थी जो महिला आरक्षण बिल के खिलाफ इस बार पार्लियामेंट में वोट की? कोई नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी आपने बिल को टांगा। तो कोई ऐसा बिल बता दीजिए जिसमें सारी पार्टियों ने वोट किया हो और इस बिल को लंबे वर्षों तक उसको रोक दिया गया हो। उससे पहले बोला हो कि 2000 जो जनगणना होगा उसके आधार पर होगा, फिर आपने पुराने जनगणना के आधार पर किया। यह तो सरासर धोखा है ना, ये तो सरासर धोखा है। इसका मतलब सरकार कंफ्यूज है, इसका मतलब सरकार को पता ही नहीं क्या करना है, इसका मतलब सरकार बस हवा में तीर मारे जा रही है, जहां लग जाए वहीं सही। ठीक है नेहा, बात तो सही बोली कंचना ने। कंचना का आर्गुमेंट यह है कि इस बिल को 23 में पास करा लिया गया, आपने इसको 2021 की जनगणना से लिंक किया। क्यों ना इसको 23 में पास कराकर 24 में लागू कर दिया जाता, ताकि 33% रिजर्वेशन विधानसभा और संसद में महिलाओं को मिल सके। वाकई इस एक्सरसाइज की तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती ना। तो कहीं ना कहीं सरकार कंफ्यूज दिखाई दे रही है। जी, जैसा कि अभी पहले आपने ही बोला कि इसको मतगणना, जाति मतगणना और उससे डिलिमिटाइजेशन से हटा दिया गया है उस दायरे से। तो आप ये देखिए, पहले जब ये होता, जब मतगणना होनी थी, जाति मतगणना, और हम नॉर्मल बताते मतगणना होनी थी, तो उसमें 5 से 7 साल का टाइम लगना था, जो कि बहुत बड़ा टाइम होता है। तो उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला किया कि इसमें तो बहुत सारे चुनाव 2029 भी निकल जाएगा और आगे निकल जाएगा, 33 भी निकल जाएगा। तो उन्होंने ये सोचा कि उससे पहले कर लिया जाए। और अभी अब प्रॉब्लम ये है कि विपक्ष जो है, मुझे लगता है यहाँ बैठी सभी महिलाएं यही चाहती होंगी, शायद जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके हो। मुझे नहीं लगता कोई भी, चाहे विपक्ष की हो चाहे पक्ष की हो, वो ये चाहेंगी कि इसको और डिले किया जाए। तो मैं ये कहती हूँ, आप यही जो 2 महिलाएं बैठी हैं, आप उन्हीं से पूछ के देख लीजिए, क्या वो चाहती हैं कि 2029 में हो, या वो चाहती हैं कि उससे भी आगे इसको डिले कर दिया जाए? तो कोई भी ये नहीं चाहेगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अगर सरकार कभी भी कोई भी कदम उठाने लगती है, जैसे कि ट्रिपल तलाक ही था, तो ट्रिपल तलाक में कोई हमारा ऐसा सरकार का वो नहीं सोच रखा था कि कुछ खराब है, सिर्फ महिलाओं के फेवर के लिए कर रहे थे। लेकिन उसमें भी विपक्ष को प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे लगता है कि विपक्ष का काम ही अपोज
करना है, मतलब कुछ अच्छा हो तो भी अपोज करना, चलो बुरा तो हो तो अपोज करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो महिलाओं के हक की बात हो रही है और उसमें भी अगर विपक्ष को कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं कीड़े निकालने हैं तो वो निकाले, लेकिन जो देश की आम जनता है, जो नॉर्मल महिला है, वो 33% आरक्षण से खुश है और वो चाहती है इसे जल्दी से जल्दी, इनफैक्ट कल के कल ही लागू कर दिया जाए। तो ठीक। मुझे लगता है यहाँ बैठी महिलाओं को भी खुश होना चाहिए क्योंकि ये उनके फेवर की बात है, किसी और के फेवर की बात नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, अगर डिले करा लेकिन डिले से जल्दी कर रहे हैं तो इसमें तो ये खुशी की बात है। तो मोदी जी की सराहना मत कीजिए लेकिन अपोज भी मत कीजिए क्योंकि ये कोई बुरी बात नहीं है कि जल्दी कर रहे हैं। आसमा मुझे ये बताइए कि आप स्वागत करेंगी सरकार के इस कदम का, प्रधानमंत्री के इस आर्टिकल का और इस विशेष सत्र का, क्योंकि अब ये 2029 से लागू हो जाएगा। आप ही लोग तो कह रहे थे कि इसकी कोई डेडलाइन तो दी नहीं है सरकार ने, लेकिन अब सरकार इसको 2029 से लागू करना चाह रही है। दीपक जी, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। आई वॉन्ट यू टू गिव मी सम टाइम टू कवर जो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है मैं वो डिस्कस करना चाहूंगी। ओके, फर्स्ट थिंग, द स्पेशल सेशन कन्वीनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम, ये आसमा हिंदी में प्लीज, ये हिंदी का चैनल है। हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, ठीक है। ड्यूरिंग तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, इन बिटवीन ऑफ दिस आप ये स्पेशल सेशन यूनिलैटरली बुला रहे हैं, जबकि हमारी मांग है कि कोई हेवेंस विल नॉट फॉल अगर से आप इसको डिले करके 29 अप्रैल को करेंगे। सो इतना जल्दबाजी किस की है बीजेपी सरकार को? थोड़े दिन रुक जाएंगे, जब कॉन्सेंसस बिल्डिंग होगी, जब एमसीसी वायलेशन का भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पुश करेंगे आफ्टर 29। सो दिस इज वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं ये बोलना चाहूंगी। सेकेंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट दिस बिल इज बैक इन 2023 ने बताया था हम जब खरगे साहब ने बोला था कि आप लोग बिल को अभी क्यों इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, व्हाई देयर इज अ डिले, तो हमको जवाब मिलता था कि डिलिमिटेशन के इट इज लिंक्ड विद डिलिमिटेशन। 30 महीने स्लंबर में थे, सो के अब आप जागे हैं एंड नाउ यू आर सेइंग दैट नहीं वी विल पास अ स्पेशल अमेंडमेंट नाउ एंड वो उसको डीलिंक नहीं, हम लोग डिटैच कर देंगे, उसको डिपार्चर करके हम लोग इसको 2011 सेंसस से जुड़ा देंगे। 2011 सेंसस से मतलब रिप्रेजेंटेशन, जब आप सोचिए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को ये कंप्लीट डिटैच कर रहे हैं आप ये बोल के इट विल टेक मोर ऑफ टाइम। यहाँ पे भी बीजेपी का एक बड़ा झूठ ये है कि कास्ट सेंसस कलेक्टर ने बोला है 2027 तक ये सेंसस रिपोर्ट तैयार हो पाएगी। सो बीजेपी यहाँ पर भी एक झूठ परोस रही है कि नहीं इसको 2-3 साल लगेंगे डिलिमिटेशन के लिए, इसीलिए हम लोग वुमेन्स रिजर्वेशन जल्द से जल्द पास करना चाह रहे। नहीं, ये चीज नहीं है। असल में ये एक इलेक्शन का ध्यान में रखते हुए बाय मोदी जी वांट्स टू कीप Bengali women and and the women of Tamil Nadu, he wants to gain the पर आसमा हमारे देश में तो हमेशा चुनाव होते रहते हैं, हर साल में कोई ना कोई चुनाव हो रहे होते हैं, तो ऐसे तो कभी भी नहीं आ पाएगा ये। फिर आप बोलेंगे कि लोकसभा के पहले क्यों ला रहे हैं? क्यों ना 30 मंथ से क्या कर रहे थे मोदी जी? जब लास्ट बजट सेशन हुआ तब क्या हुआ था? ऑल ऑफ सडन आप चुनाव के बीच में बोल रहे हैं नहीं सबका बुला दो, सबको ये बुलडोज करेंगे। यहाँ पर डबल इंजन सरकार ने डबल इंजन धोखा देना है। दे वांट टू क्रिएट वन नैरेटिव के विमेन का रिजर्वेशन पास करना है, अपार्ट फ्रॉम दैट दे वांट टू आल्सो हु नोस के ये लोग डिलिमिटेशन को भी पुश करेंगे, बुलडोज कर देंगे, जबकि डिलिमिटेशन इज अ सेंसिटिव सब्जेक्ट एंड वी वांट प्रॉपर कंसल्टेशंस फ्रॉम ऑल द पार्टीज। ऐसा ना हो कि डिलिमिटेशन की वजह से साउथ इंडियन स्टेट्स को इनजस्टिस मेट आउट हो जाए। सो वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन। आराम से करेंगे, वी कैन डू इट आफ्टर April 29। सो देयर इज नो हरी बरी, नो हेस्ट टू रन बिहाइंड ऑल दिस। मोदी जी थोड़ा रुक जाए,
This is मोदी all जी थोड़ा as रुक a जाएं, primary लेकिन आपको opposition we are आपको ये requesting डर for. सता रहा है। देखिए आसमा जी, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तमिलनाडु में आपका कोई बड़ा स्टेक नहीं है और पश्चिम बंगाल में तो है ही नहीं, ये भी एक हकीकत है। लेकिन नेहा, ये सवाल तो खड़ा होगा ना, चुनाव से ठीक ये पहले गलत बात या है। चुनाव नहीं, के नहीं, बीच में, मैं आप ही का सवाल ले जा रहा हूं आसमा, आप ही का सवाल ले जा रहा हूं। चुनाव के बीच में आप एमसीसी के बीच आप इस तरह का स्पेशल सेशन बुलाते हैं और पश्चिम बंगाल जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री है, आप उनको काउंटर करना चाहते हैं और उनका सबसे बड़ा फैक्टर 2 एम उनके बड़े हैं, एक महिला, एक ममता और एक मुस्लिम, ये उनको चुनाव जिताते हैं। तो आप कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है आपके लिए, यही बात कंचना कह रही थी। नहीं नहीं, ऐसा एक बात बताइए, अगर महिला रिजर्वेशन से ममता बनर्जी को किस बात का डर लग रहा है? वो तो खुद महिला हैं, तो अगर वहां से कुछ महिलाओं को टिकट देके, जो कि पहले से डिसाइड हो चुका है, अगर कुछ महिलाओं को टिकट चलो दे भी देते हैं ये बिल पास होने पर, तो एक बात बताइए, डर किस बात का? अगर उन महिलाओं में ताकत होगी जीतने की तो वो जीत जाएंगी, और हारना अगर लिखा है तो वो हार भी जाएंगी। लेकिन इस बात से कि ममता बनर्जी का वहां इलेक्शन का टाइम है, हम महिलाओं को आरक्षण देके एक महिला के साथ गलत कर रहे हैं, ये बात मेरे को हजम नहीं हो रही कि मतलब नहीं, एक महिला के साथ गलत नहीं कर रहे हैं आप। महिला, आप ममता के मुस्लिम, 33% माफ कीजिएगा, आप समझ नहीं पाई मेरी बात को। नेहा सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि ममता का जो मुस्लिम वोट बैंक है, बीजेपी उसको तोड़ना चाहती है, अपनी तरफ करना चाहती है, इसीलिए महिलाओं को आरक्षण देने का बिल वो बीच तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बीच कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका मुस्लिम वोटर जो है उसको हम तोड़ पाएंगे? क्योंकि ना, महिला की बात कर रहा हूँ। अरे नेहा, मैं महिला की बात कर रहा हूँ, अधूरा सुन रही हैं आप। मैं महिला की बात कर रहा हूँ कि ममता बनर्जी की महिला वोटर को तोड़ पाएंगी आप। देखिए, महिला वोटर को तोड़ पाना और नहीं पाना ये एक अलग बात है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि हर महिलाओं को ये हक है, जैसे ममता बनर्जी लड़ सकती हैं, ऐसे 33% आज आरक्षण देकर अगर कुछ महिलाओं को सीट दी जाती है तो इसमें बुरा ही क्या है? यहाँ बैठी सभी महिलाएं यही तो चाहती हैं, तो ये क्यों डिले क्यों चाहती हैं? अगर जल्दी हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत, क्या है, परेशानी क्या है, ये बताएं। अगर ममता जी विनिंग कैंडिडेट हैं और मुख्यमंत्री रही हैं, या उनको अपने ऊपर भरोसा है कि उन्होंने वहां की जनता के लिए काम किया है, तो उनको हार का डर होना ही नहीं चाहिए। अगर जनता के लिए काम किया है तो जनता उन्हीं को वोट देगी, और अगर नहीं किया, सिर्फ गुंडागर्दी करी है, तो जनता भाजपा को ही वोट देगी। आप मेरे से लिखवा लीजिए। तो यहाँ जनता के ऊपर सारा सब कुछ है कि उनकी सोच जो है हम चेंज नहीं कर रहे। उन्होंने 5 साल 10 साल जो देखा, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा कैसे एक लड़की का रेप किया जाता है, और वहां गुंडागर्दी इतनी ज्यादा, कटमणी इतना है कि हर कोई इंसान जो वोट नहीं देता उनको, तो उनके घर में जाके चिन्हित कर करके मारा पीटा जाता है। तो ये कैसा मतलब लोकतंत्र है? यहाँ पर हर किसी को हक है। ठीक है, अब एक लाइन में मुझे आंसर चाहिए। कंचना यादव जी बिल को सपोर्ट करेंगे? जो है कि ठीक है, मैं आपके सवाल पे आती हूँ। सबसे पहले तो मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कहा कि ये बात हजम होने वाली नहीं है, और सच कहूँ यह बात बिल्कुल हजम होने वाली नहीं है। जब आप ये कहती हैं कि जातिगत जनगणना करने में 6-7 साल 5 साल लगेगा, इसलिए इंप्लीमेंट नहीं हुआ। मैडम, आपको मालूम होना चाहिए कि जातिगत जनगणना 2021 में होने वाला था, 2026 आ गया है, और 5.5 साल का समय 2021 से 2026 के बीच में अप्रैल तक बीत चुका है, और इस समय में जातिगत जनगणना हो जाता, लेकिन जातिगत जनगणना को कास्ट सेंसस को रोक कर रखा गया। क्यों रखा गया, इसका जवाब दीजिए। और दूसरा, आप कह रहे अपोजिशन का काम है सवाल उठाना, तो शायद आपको पता नहीं है, ये आपके मुख्यमंत्री हैं, ये उत्तर प्रदेश में है, और 2010 में जब बिल आया था तो इन्होंने विरोध किया था इस बिल का। योगी आदित्यनाथ जी अपने पार्टी में भी उन्होंने विरोध किया था कि महिलाओं को आरक्षण देने की क्या जरूरत है, हर पार्टी क्यों नहीं अपने अपने उतने टिकट दे देती है। इसका विरोध आपके मुख्यमंत्री किए हुए थे, अपोजिशन नहीं इसका विरोध करती। जितने टाइम अपोजिशन ने भी किया था, मैंने आपको बताया था शरद यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने इस बिल में ये कहा था कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी, और उसके बाद परकटी महिलाओं के आने के बाद जो है जो इलिट वर्ग की महिला आ जाएंगी और निचले तबके की आएंगी ही नहीं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस बिल का किसी ना किसी समय में विरोध किया है, इंक्लूडिंग बीजेपी के नेताओं ने। लेकिन अब बीजेपी इस बिल को ला रही है।
मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा इन द सेंस ये होगा कि 33% महिलाएं, क्योंकि देखिए परिवार को बढ़ाने में किसी और का योगदान नहीं होता, सिर्फ महिलाओं का योगदान होता है। अगर एक महिला पढ़ती है तो इसका मतलब एक पूरा परिवार पढ़ता है, और एक महिला गवर्नेंस में आती है इसका मतलब वो अपने घर के एक्सपीरियंस, अपने खानदान के एक्सपीरियंस और अपनी ज़िंदगी के सभी तजुर्बों को साथ लेकर आती है। आपको पता है देश में एक महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी है, देश में महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं, और ऐसे में महिलाओं के को लेकर जो ये बिल आ रहा है देर आया दुरुस्त आया, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन काम आम सहमति से हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं आपको बताता हूँ कोट ऑफ द डे।